जिस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं वो विषय बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले बलूचिस्तान से अलग होने की मांग उठी और अब गिलगित बाल्टिस्तान से भी वही आवाज उठ रही है। टीटीपी के लड़ाके लगातार पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने वाला? दो विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं, पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी अनुपम प्रसून। दोनों से इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले पंकज जी आपसे, क्या कुछ पूरा मामला, क्या कुछ हुआ गिलगित बाल्टिस्तान में फिलहाल मौजूदा वक्त में? गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी फौज के विरुद्ध, उसके खिलाफ विद्रोह की आग भड़क उठी है। लोग कह रहे हैं कि अगर पंजाबी फौज यहां आई तो इन्हीं पहाड़ियों में उनका कब्रिस्तान बना देंगे। लोग कह रहे हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें बाहरी लोगों को नौकरी दिया जा रहा है और हमारे रिसोर्सेज को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। हम पंजाबियों को अपने यहां नहीं आने देंगे, हमारी बहु बेटियों के साथ बलात्कार नहीं करने देंगे, हमारे जमीनों पर, हमारे खनिजों पर कब्जा नहीं करने देंगे। पंकज जी आपको रोकना चाहूंगा, हम पहले वहां की तस्वीर दिखाते हैं लोगों को, दर्शकों को, ताकि समझ में आए कि कैसे 4 टुकड़ों में पाकिस्तान बंटने की कगार पर खड़ा है। दर्शकों को वो तस्वीर देखनी चाहिए। तस्वीरें दिखाई, तस्वीरें जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो दिखाइएगा एक बार, किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगातार पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान में नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए ये जो, हाँ ये तस्वीर है, इस तस्वीर से उठ रही आवाज। वो तस्वीर है जो कि गिलगित बाल्टिस्तान से उठ रही है और आप साफ तौर पर सुन रहे हैं। आपको एक बयान सुनवाते हैं सबसे पहले, जो कि वहां के धर्मगुरु हैं वो क्या कह रहे हैं। उनकी बातों में आपको समझ में आ जाएगा कि विद्रोह कितना बड़ा हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान में। सबसे पहले वो बयान सुनिए। रहमत खालिक हुकूमत दहशतगर्दी की हुकूमत के तर्जुमान, तुम हमें धमकी देते हो कि गुर्बत को याद करो, गुर्बत को याद करो। हम तुम्हारे बाप अजदा को याद दिलाएंगे, हम तुम्हें खैबर याद दिलाएंगे, हम तुम्हें अबू जहल, अबू सुफियान को याद दिलाएंगे। हम हमें कहते हैं गुर्बत याद दिलाएंगे, हमें करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत से आप कहना चाहते हैं उसको लगाम दे दो, रहमत लगाम दे दो। गद्दार हुकूमत मुर्दाबाद, गद्दार हुकूमत मुर्दाबाद, गद्दार हुकूमत मुर्दाबाद, गद्दार हुकूमत मुर्दाबाद। रहमत खालिक मुर्दाबाद, रहमत खालिक मुर्दाबाद, रहमत खालिक मुर्दाबाद, रहमत खालिक मुर्दाबाद। और ये कहते हैं कि देख पा रहे हैं ये गिलगित बाल्टिस्तान की तस्वीर है। वहां के लोग वहां की सेना के खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सेना के लोग आकर यहां शोषण कर रहे हैं, हमें अलग करो, पाकिस्तान से अलग करो। अब एक और बयान सुनवाते हैं, कैसे जब लोग आवाज उठाते हैं तो वहां के लोगों को टॉर्चर करती है सेना, सेना के जवान, सेना के अधिकारी कैसे टॉर्चर करते हैं। आप उसकी भी तस्वीर, उसकी भी वानगी देखिए, समझिए और उस पीड़ा को महसूस करिए। दोस्तों, साथियों, लाल सलाम। आप तमाम को पता है कि पिछले 2 हफ्ते से मुझे गांव के अंदर नज़रबंद किया हुआ था। आज मैं चेकअप के सिलसिले में स्कर्दो जाना था, मैंने आगे पाकिस्तान की तरफ जाना था। तो तुल्ती के मुकाम पे मुझे 7:30 बजे गाड़ी से उतारा SHO ने और मेरे पूछने पर कहा कि कालो ने ऑर्डर किया है, एपेक्स कमेटी ने कमिश्नर को, कमिश्नर ने SP को, SP ने हमें ऑर्डर किया है। आपकी दवाई ख़त्म होना तो छोड़ो, आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हुआ तो आपको ज़िले से बाहर जाने नहीं देना है। मैं दुनिया भर में बसने वाले तमाम इंसानी हुकूक़ के तंजीमों और महकूम कौमियतों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वालों से गुजारिश करता हूँ, हमारे ऊपर होने वाले सियासी मज़ालिम पर आवाज़ उठाए और हमें बताया जाए वो काले कौन हैं जो ज़मीनों पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ एहतिजाज करने से रोकते हैं, जो हमारे बच्चों को तालीम से रोकते हैं। वो काले कौन हैं, हमें बताया जाए।
दोस्तों साथियों, अब ये हमारे गिलगित स्कर्दो से दोस्तों से मैं राब्ते में हूँ। मैं 7:30 बजे तोलते से पैदल चला था, इस तरफ आने की गाड़ियाँ नहीं थी। तो अभी 11 बजे मैं गंदुस के मुकाम पे पहुँचा हूँ। गिलगित से साथियों के इसरार पे मैं ये वीडियो पैगाम दे रहा हूँ, दुनिया भर के दोस्तों हमारी आवाज़ बने। हमने ये फैसला किया है, मैं बच्चों को लेके करगिल की तरफ मार्च करूंगा। और ये जो आईटी कार्ड है इन्होंने, जिसको हमने पैसे दे के लिया है, पाकिस्तान ने सिर्फ हमें एक ले दे के एक आईडी कार्ड दिया है, ये भी मैंने वापस करने का फैसला किया था। तो हमारे गिलगित के दोस्तों ने कहा कि शनाख्ती कार्ड वापस करना हो, करगिल की तरफ जाना हो, आपने अकेले नहीं जाना है, हमने सब साथ करना है। तो आप तमाम दोस्त इस बात को जहन में रखें। मुझे 2 हफ्तों से टॉर्चर करते हुए गांव से बाहर जाने पे पाबंदी लगा रखी है। अगर मुझे कुछ हो गया, एपेक्स कमेटी, कमिश्नर, डीसी, एसपी, डीआईजी, आईजी, चीफ सेक्रेटरी, ये तमाम जिम्मेदार है। और एपेक्स कमेटी के वो काले भी जिम्मेदार है। अगर हमें कुछ हो गया तो वो जिम्मेदार है। आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, हमारी आवाज़ बनाएं, जुल्म के खिलाफ बात करें। मैं एसएचओ को कहा मेडिसन के लिए मुझे स्कर्दो तक जाने दिया जाए, तो एसएचओ ने सख्ती से मना किया। कालों का ऑर्डर है, आपको स्कर्दो जाने की भी इजाज़त नहीं है। आप तमाम दोस्तों से मैं इल्तिमास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवाज़ बने और इस जुल्म पर। आप सुन रहे थे कैसे वहां के लोगों को कैद कर लिया जा रहा है। जो भी पाकिस्तान के जो प्रशासन के लोग हैं, सेना के लोग हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाए। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं 3 बातें क्लियर कर दूं। उन्होंने कहा ना करगिल की तरफ बढ़े हैं, इसका मतलब करगिल वो इंडिया है। हाँ। तो करगिल मार्च उन्होंने कहा है। दूसरी बात, उनको एक पाकिस्तान के हर नागरिक को एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है कि आप पाकिस्तान के नागरिक हैं। उसके बारे में वो कह रहे थे कि आपने जो हमें शिनाख्त दी है, जो आईडी कार्ड दिया है, उसको हम वापस करने वाले हैं, हम पाकिस्तान के नागरिक नहीं रहना चाहते। हाँ। इसलिए मैं ये सारी बातें क्लियर कर दे रहा हूं कि वो क्यों करे। और तीसरा, उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात ये कही है कि देखिएगा, वो बयान में कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन कालों ने नहीं किया। तो काले वहां कौन है यह पहले समझिए। जिस तरह हम अंग्रेजों को गोरे कहते हैं ना, उसी तरह आजादी के बाद गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तानियों को काले कहते हैं। तो इसलिए ये 3 टर्म बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कालों ने मुझे रोका, इसका मतलब पाकिस्तानियों ने रोका, पंजाबियों ने रोका। आई कार्ड हम अपना वापस कर रहे हैं, इसका मतलब हम पाकिस्तान की नागरिकता वापस कर रहे हैं। और जो करगिल मार्च की बात करें, इसका मतलब हम इंडिया की तरफ मार्च करेंगे, वो बॉर्डर खोल देंगे। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ठीक है अनुपम सर। अब एक चीज और पंकज जी, वहां के लोग अब ये कहने लगे हैं कि हम पाकिस्तान के नागरिक नहीं हैं। वहां के लोग जी नहीं, ये मैं आप जो बता रहे, इसी को मैं बढ़ा रहा था। आज तक पाकिस्तान ने कभी भी गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना प्रोविंस नहीं माना है। हाँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में संविधान 1956, 1962, 1972, 1973 में इन उत्तरी क्षेत्रों को पाकिस्तान के भाग के रूप में मान्यता नहीं दी है। वहां के संसद में इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहां इलेक्शन नहीं होते। याद रखिए इस बात को। सिर्फ अवैध कब्जा है वहां पे। और एक जो ऑटोनोमस बॉडी जिसको के बारे में ये बोल रहे थे कि जो ट्रिब्यूनल बनाया है, सिर्फ इन पे राज करने के लिए बनाया है। पाकिस्तान के संविधान में आप देखिएगा, वहां की संसद में सिर्फ 4 प्रोविंस है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। जो 5वां है पीओके, उसको ये आजाद कहते हैं। और गिलगिट बाल्टिस्तान तो उनमें कहीं है ही नहीं। तो वहां फिर संसाधनों की लूट क्यों करते हैं वहां? नहीं, वहां के संसाधनों, अभी जो विवाद चल रहा है उसको आप समझिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां से होकर गुजर रहा है। वहां 3 डैम बना रहे हैं, जहां से ये बिजली का उत्पादन करेंगे और इनकी बिजली से रोशन होंगे लाहौर और इस्लामाबाद। पहली बात। दूसरी बात कि 10 जगह इन्होंने खोजा है पाकिस्तानी फौज ने कि जहां मिनरल्स है, ये मिनरल्स वहां निकालेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को नौकरी नहीं देंगे। वहां ये पंजाबी को नौकरी मिलेगी। इसलिए इन्होंने कहा कि अगर एक भी पंजाबी आता है तो हम इसी पहाड़ पर उसके कब्रिस्तान बना देंगे। और वो कह रहे हैं कि हम तो हैं ही नहीं। सुनाइए वो बात, जब ये बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान वो सुनाते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग कैसे ये कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तानी नागरिक ही नहीं। और क्यों ऐसा वो कहते हैं, पाकिस्तान खुद भी नहीं मानता है उन्हें अपने नागरिक। सुनिए पहले लोगों की बात। आप तो मुझे पहले ये बताएं ना, आप पाकिस्तानी हैं या फिर बल्तिस्तानी हैं?
मैं तो गिलगित बाल्टिस्तान का हूँ, पाकिस्तान के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? इवन आपके नक्शे में मौजूद नहीं है तो हम कैसे कहेंगे जी हम पाकिस्तानी है? बड़ा सवाल पैदा होता है, यूएन के रेजोल्यूशन को सबसे ज्यादा अनफॉलो कौन कर रहा, फॉलो कौन नहीं कर रहा? इस सवाल का जवाब दे दे मुझे। देखिए, यूएन जोग्राफियाई कानूनी हिस्सा ही नहीं है तो ये सूबा बनाने का तो लोगों को चुना लगाने का बराबर है ना, ये तो सवाल ही नहीं बनता। एक ये बन ही नहीं सकता सूबा। नहीं, ये देखो ना, सूबा बनने का तो सवाल ही नहीं हो सकता ना। देखें, जो वहाँ जाके आए हैं उनका कहना ये है कि वहाँ बहुत सारी चीज़ों पे हुकूमत ने सब्सिडीज़ दी हुई, लद्दाख करगिल के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंडिया की हुकूमत उनका ख्याल रखती है, तभी तो वो लोग जो है ना वहाँ आवाज़ें नहीं उठती है। अब आपको वो इकोनॉमिक कॉरिडोर की तस्वीर दिखाते हैं जो कैसे गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरती है और चीन को उसका सबसे बड़ा फायदा है। नहीं, दूसरी तस्वीर दिखाइए आप, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की तस्वीर है। हाँ, ये पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की ये तस्वीर है। आप इसमें देखेंगे तो गिलगित बाल्टिस्तान भी एक जगह है और उसके बाद डेरा इस्माइल खान एक जगह है और फिर ये ग्वादर पोर्ट तक पहुंच जाता है। इसी को लेकर जो चीन है वो पाकिस्तान के थोड़ा बहुत करीब भी है, क्योंकि चीन को इससे बहुत फायदा होने वाला है और बार बार पाकिस्तान के भीतर भी यह आरोप लगता रहा है कि इसी CPEC प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने जो ग्वादर पोर्ट है वो चीन को दे दिया। पंकज जी, देखिए, बोलिए सर, आवाज आ रही है? हेलो 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 जी बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि कभी पाकिस्तान ने भी यह स्वीकार नहीं किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान उसका हिस्सा है, ना उसके ये प्रांत में आता है, ना स्वायत्त परिषद में आता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। सबसे पहले 1969 में एक स्वायत्त परिषद बनाया गया है, इसका नाम था उत्तरी क्षेत्र परामर्श परिषद, NAST इसका नाम था। ये 1969 में बताया, लेकिन जब जुल्फिकार अली भुट्टो आए 1970 में, जब आजाद कश्मीर का भाग सिर्फ 2 हिस्से हुए, हुंजा और नागर, इनको गिलगित बाल्टिस्तान के साथ मिला दिया गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने FTR को समाप्त कर दिया, यानी अब वो स्वायत्त परिषद भी नहीं है और पाकिस्तान का पार्ट भी नहीं है। यह जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। उसके बाद से आजाद कश्मीर तो फिर भी पाकिस्तान कहता है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान का पोजीशन क्या है यह पाकिस्तान में अभी भी क्लियर नहीं है। इसलिए वहां इलेक्शंस भी नहीं होते, वहां के लोगों को संसद में रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलता। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं मिलता वहां पे, वहां कभी चुनाव नहीं होते। तो सिर्फ पाकिस्तान की फौज है वहां पे जो कि उन्हें सता रही है। और दूसरी बात कि चाइना का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जहां से वो हाइड्रो पावर प्लांट ये सब बना रहे हैं और लोग वहां का विरोध कर रहे हैं। और लोगों के विरोध के कारण वहां भी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहां भी काम बाधित है। जो मार्शल लॉ लगा था, जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा है तो मार्शल लॉ एप्लीकेबल यहां नहीं होता गिलगित में, क्योंकि यहां के लोग कहते हैं कि हम, हाँ, गिलगित बाल्टिस्तान में नहीं होता, सारे पाकिस्तान में हो जाता है। बोलते हैं हम जब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं तो हमारे यहां किस बात का। और पाकिस्तान की सरकार इसे स्वीकार करती है, यह है इंपॉर्टेंस वहां का। और मैं एक इकोनॉमिकली आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जब आप मैप देखिएगा ध्यान से, मैं चाहता हूं कि एक बार वो मैप ले आए। आप देखिएगा कि 4 प्रांत हैं, जो एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल है और दूसरा जो पाकिस्तान के कब्जे वाला POK है। जब गिलगित बाल्टिस्तान को देखिएगा तो बिल्कुल वो करगिल के जस्ट ऊपर है। और अगर गिलगित बाल्टिस्तान भारत ले लेता है, देखिए ये जो प्रोविंस है अक्साई चीन को दे रखा है, चाइना को, और एक पीले रंग का जो एरिया है जो गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया था उसको भी पाकिस्तान ने चाइना को सौंप रखा है। अब जब देखिएगा लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके नीचे भारत है, जम्मू कश्मीर में भी भारत है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल हम पार करते हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका आता है। मैं चाहता हूं एक दूसरा मैप दिखाइए जिसमें ब्लू कलर से गिलगित बाल्टिस्तान और हमारा जो कारगिल क्षेत्र है वो दिख रहा है। उसमें आप देखिए कि जैसे हम गिलगित बाल्टिस्तान अगर भारत के पास आ जाता है ना तो काराकोरम हाईवे पहुंच जाते हैं। और काराकोरम हाईवे पहुंचने का मतलब ये नहीं, एक ब्लू कलर का दिया था, एक तीसरा मैप था इन दोनों के तीसरा मैप, एक और मैप। हाँ, ये देखिए, ये जो 2 ब्लू रीजन है ना, ये नीचे एक ब्लू रीजन है वो करगिल है भारत का और ऊपर का ब्लू रीजन है वो बाल्टिस्तान है। जैसे ही हम
करगिल और बाल्टिस्तान पहुंचते हैं तो हम सीधे पहुंच जाते हैं कहां पे, काराकोरम हाईवे। और काराकोरम हाईवे जब हम पहुंच जाते हैं तो हम सीधे अफगानिस्तान के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं और अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और मध्य एशिया के साथ भारत बाय रोड व्यापार कर सकता है। उसके जब अफगानिस्तान एक बार आप एंटर किए हैं तो अफगानिस्तान में भारत का बनाया हुआ एक हाईवे है जो कि सीधे जाके ईरान से जाके मिलता है। मतलब बाय रोड व्यापार करने के लिए हमारे पास एक अबंडेंट ऑफ रास्ते खुल जाते हैं। और वहां जो गिलगिट बाल्टिस्तान में 10 खरब, जी अभी 2024 दिसंबर की रिपोर्ट है, 10 खरब के मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो कि अगर गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के पास आता है तो वो 10 खरब के मिनरल रिसोर्सेज, रेयर अर्थ मिनरल्स भी भारत को मिलते हैं। तो रेयर अर्थ मिनरल्स मिल रहा है, डायरेक्ट सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल रहा है बाय रोड हाईवे से। अफगानिस्तान से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, हम ईरान से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, फिर सऊदी अरबिया तक हम जा सकते हैं, बाय रोड हम व्यापार कर सकते हैं। और यही पुराने जमाने का सिल्क रूट है, याद रखिए। उसी पास के थ्रू, उसी काराकोरम हाईवे के थ्रू भारत में व्यापारी आते थे अरब से, और अरब के व्यापारी हमारे यहां अरबी नस्ल के घोड़े और तलवारें बेचा करते थे और यहां से मसाले उठाकर ले जाकर यूरोप ले जाया करते थे। वो रूट खुल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि गिलगिट बाल्टिस्तान का क्या इंपॉर्टेंस है। और वहां के लोग कुल मिला के आबादी 28 लाख के आसपास है। 28 लाख में 8 लाख के आसपास उर्दू स्पीकिंग पंजाबियों को भर दिया है वहां पाकिस्तानी फौज ने, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए। और इसके खिलाफ वहां के स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है। वो शिया बहुल इलाके हैं, वो चाहते हैं कि भारत और ईरान का डायरेक्ट एक्सेस हो जाए ताकि हमें सुविधा हो। वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो या तो भारत के साथ रहना चाहते हैं जहां शिया हैं, या फिर ईरान के साथ रहना चाहते हैं जहां शिया हैं। ये भी एक समझिए उस चीज को। तो ये है गिलगिट बाल्टिस्तान की कहानी। और गिलगिट बाल्टिस्तान पुराने जमाने में भी राजा हरि सिंह के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। जम्मू में राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत किया था कि मेरी पूरी रियासत भारतीय गणराज्य में विलय करती है। अगर उस दस्तखत की माने तो गिलगिट बाल्टिस्तान का भी विलय हुआ है भारत में। पाकिस्तान ने तो जबरन कब्जा करके रखा है। तो हर तरह से पीओके से ज्यादा इंपॉर्टेंट गिलगिट बाल्टिस्तान है, इकोनॉमिकली भी, हमारे एक्सेस के लिए भी, जियो पॉलिटिक्स के लिए भी, और काराकोरम हाईवे और वहां के लोगों के लिए भी। वो तो करगिल के लोगों के साथ घुलते मिलते हैं जी। वो तो चाहते हैं कि उनका रोटी बेटी का संबंध, शादी ब्याह, कल्चर, ट्रेडिशन सब करगिल से मिलता है। बाकी पीओके पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं। ये है। चलिए, तो मतलब बलूचिस्तान में फंसी गया, गिलगिट बाल्टिस्तान में फंसी गया और सिंध में फंसी गया, तो पाकिस्तान अब बचा कहां? पंजाब में सीमित रह गया बस। हाँ, 3 हिस्सों में तो ऐसे ही 3 मोर्चे पर फंस चुका है, और जो बचेगा वो एक अलग पाकिस्तान बनेगा। तो इस तरह से पाकिस्तान के 4 टुकड़े। बोलिए सर। मैं राहुल गांधी के शब्दों में कहता हूं, राहुल गांधी के शब्दों में कहता हूं, उन्होंने भारत के लिए कहा था यूनियन ऑफ स्टेट्स, और हाँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए कहा जा सकता है यूनियन ऑफ कंट्रीज। बलूचिस्तान एक अलग कंट्री, सिंधु देश एक अलग कंट्री, खैबर पख्तूनख्वा पश्तूनों का एक अलग कंट्री, और गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके सब तो भारत के हिस्से हैं। एक पंजाब भी एक अलग कंट्री उनका हो सकता है। तो यूनियन ऑफ कंट्रीज वो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, आपको ये खबर कैसी लगी, इससे कोई जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि हमारे चैनल पर जो वीडियो देखने वाले लोग होते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सिर्फ 2% लोग ही ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं लगते, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपको अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस दे पाएंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।